तो यार ये साल एंड हो गया है और हमें सुपर हीरो से रिलेटेड 15 प्रोजेक्ट्स मिले। मतलब लगभग हर महीने कुछ ना कुछ आया ही है। कुछ ने बेंचमार्क सेट कर दिया और कईयों को देखकर ऐसा लगा कि यार बनाया ही क्यों है। चलो सबके रिलीज ऑर्डर में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले मार्च में द बैटमैन आई एंड भाई लिटरली इस मूवी ने 2022 को ऐसे सेट किया कि भाई लगा कि ये साल सुपर हीरोज के लिए बेस्ट होने वाली है। लिटरली इसके बाद रिलीज हुए हर मूवी को लोग इसी से कंपेयर करने लगे। हाँ ऑब्वियसली ये बैटमैन भी एज एक्सपेक्टेड डार्क टोन की थी, तो शायद छोटे बच्चों ने उतना एंजॉय नहीं किया, लेकिन जो थोड़ी मैच्योर ऑडियंस हैं, जिनको इस कैरेक्टर का डेप्थ समझ में आता है, उनके लिए ये मास्टरपीस रही। फिर रॉबर्ट पैटिंसन को लेकर जो डाउट था कि भाई ये बैटमैन बन पाएगा या नहीं, वो भी खत्म हो गया। बेसिकली मैं अपना बोलूं तो यार मेरे लिए 2022 की ये बेस्ट मूवी रही। मार्च में ही इसके बाद मून नाइट की सीरीज डिज्नी प्लस पे आई और इसका टाइमिंग सोचना पड़ेगा, क्योंकि सही में लोग मून नाइट एंड बैटमैन को कंपेयर करते रहते हैं एंड दोनों ही प्रोजेक्ट सेम मंथ में आना मतलब फैंस के लिए चांदी हो गई। लेकिन देखो दोनों ही कैरेक्टर्स में बहुत कुछ कॉमन होने के बाद भी मून नाइट ने एक बहुत ही अलग टोन मेंटेन किया और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया। सही में एपिसोड 4 के बाद जो कुछ भी हो रहा था किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए फैंस ने इसको बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। वो होता है ना कि थोड़ा माइंड बेंडिंग टाइप की चीजें डालने से ऑडियंस ज्यादा इन्वेस्टेड हो जाती है, और ऊपर से बस 6 एपिसोड की सीरीज थी, फिलर एपिसोड्स कोई भी नहीं थे, जिससे कि ऑब्वियसली सब तो एंजॉय करेंगे ही। और ऊपर से मुझे ये सीरीज इसलिए भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि इसका एमसीयू से उतना कोई मेजर कनेक्शन था नहीं। मतलब इफ कोई बंदा जिसने एमसीयू की कोई भी मूवी नहीं देखी है, वो किसी भी कैरेक्टर को नहीं जानता है, वो भी ये सीरीज डायरेक्टली देखकर एंजॉय कर सकता है। अब बैटमैन एंड मून नाइट जैसे प्रोजेक्ट से लगा कि भाई ये साल सुपर हीरो के लिए मस्त होने वाली है और यहाँ मास्टरपीस पे मास्टरपीस आएंगे। लेकिन अप्रैल में आती है क्या, मॉर्बियस, एंड आई डोंट थिंक सो कि इसके बारे में किसी को भी कुछ बोलने की जरूरत है। मैट स्मिथ, जैरेड लेटो जैसे एक्टर्स होने के बाद भी गंदी स्टोरी लाइन, गंदा स्क्रीन प्ले एंड ओवरऑल डायरेक्शन इस मूवी को ले डूबा। और भले ही ये मूवी थिएटर में ना चली हो, मीम पेजेस पे बहुत ज्यादा चली। 2022 में इस मूवी ने रिकॉर्ड बनाया मोस्ट पॉपुलर मूवी मीम बनने के लिए। भाई इस साल कुछ किए हो या ना किए हो, किसी न किसी को इट्स मॉर्बिड टाइम लिखकर भेजा जरूर होगा। और भले ही इसे ना ऑडियंस ने पसंद किया ना ही क्रिटिक्स ने, मीम्स सबने एंजॉय किया है। फिर मई के महीने में आई डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इस मूवी को मिक्स्ड रिएक्शन मिले, कई फैंस ने इसे एंजॉय किया, कईयों ने बोला कि ये मूवी डिसअपॉइंटमेंट थी। बहुत लोगों ने क्लेम किया कि इसकी मार्केटिंग गलत डायरेक्शन में की गई है, जहां मेन कैरेक्टर से ज्यादा इल्यूमिनाटी का हाइप क्रिएट किया गया और मूवी में 2 मिनट में ही उनका टाटा बाय बाय हो गया। फिर कई लोगों को ये भी इशू था कि मल्टीवर्स टाइटल में होने के बाद भी ना के बराबर मल्टीवर्स को दिखाया गया। कईयों का कहना था कि ये मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा वांडा पे फोकस करती है और वांडा की स्टोरी लाइन थोड़ा सेंसलेस है। पर्सनली मुझे ये मूवी एवरेज सी लगी, एक टाइम देख सकते हो, लेकिन हाँ इस मूवी से एमसीयू वाला चार्म मिसिंग था, कई सारे वीकनेस थे। इसके बाद जून में आई मिस मार्वल, ये भी वैसा कोई बेंचमार्क सेट नहीं कर पाई। इस सीरीज का थीम ही देखकर लगता है कि इसको टीनेजर्स के लिए टारगेट किया गया है, लेकिन एज अ ओरिजिन स्टोरी मुझे तो ये सीरीज ठीक ठाक लगी। इसको भी मैं एवरेज ही बोलूंगा, क्योंकि इसके बाद तुम लोगों ने शी हल्क देखा होगा। पर हाँ एज ओरिजिन स्टोरी इसको बुरा नहीं बोल सकते। प्रॉब्लम यही था कि भाई ये सीरीज है तो कई चीजों को खींचा गया है। इफ ये मूवी होती तो शायद लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन मिस मार्वल के बाद जुलाई में आया थॉर लव एंड थंडर, और भाई इस मूवी ने कईयों को रुलाया है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ इतना बुरा हो सकता है। फैंस ने क्लियरली सबके सामने बोल दिया कि रैग्नारॉक में जहां टाइका वाइटिटी ने थॉर के कैरेक्टर को सेव किया था, रिवाइव किया था, यहाँ इस कैरेक्टर को खत्म कर दिया गया है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। मतलब कोई भी थॉर को ऐसे नहीं देखना चाहता था। और ऊपर से टाइका वाइटिटी डैंक बनने के चक्कर में किडनैपिंग, कैंसर, डेथ इन जैसे टॉपिक पे जोक मार रहे थे, डार्क कॉमेडी कर रहे थे, जो कि फैंस पचा नहीं पाए। और जो कॉमिक बुक फैंस थे उनका तो डिसअपॉइंट होना बनता ही है। थॉर को डिस्ट्रॉय तो किया ही किया, ऊपर से गॉर द गॉड बुचर जैसे कैरेक्टर को गॉर द बच्चा किडनैपर बना दिया गया। शायद ही कोई होगा जो कि इस मूवी को एंजॉय करेगा। जुलाई में एक और ऑसम प्रोजेक्ट आई, द बॉयज का सीजन 4, और जिस चीज के लिए ये पॉपुलर है वो हमें यहाँ देखने को मिला। हमें सोल्जर बॉय जैसा कैरेक्टर दिखा, फैंस ने इस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पसंद भी किया। कई कैरेक्टर्स के डेप्थ में हम लोग घुसे और पर्सनली मैंने तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। हाँ कुछ कंप्लेन ये रहे कि स्टोरी कुछ खास आगे बढ़ी नहीं है, जहाँ से सीजन 4 स्टार्ट हुआ था वहीं पे एंड हो गया। लेकिन कैरेक्टर्स की जर्नी बहुत अच्छी रही। एटलीस्ट द बॉयज के नाम पर जो अडल्ट सुपर हीरो फैंस हैं उनको देखने के लिए कुछ मिल तो रहा है। इसके बाद अगस्त में आई डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स। ये मूवी मैंने थोड़ा डिले करके देखा, मतलब 2 वीक बाद देखा था, सिंस मेरे सिटी में ये लगी नहीं। लेकिन हाँ जब देखा बहुत ज्यादा एंजॉय किया। ये एक फॉर श्योर एंटरटेनिंग मूवी है। सही में जिसने नहीं देखी वो एक बार जरूर ट्राई करना। यहाँ सब कुछ का प्रॉपर बैलेंस है, स्टोरी भी ठीक ठाक है, मतलब जैसे आप एक एनिमेटेड मूवी से एक्सपेक्ट करते हो वैसा ही है। इमोशंस, लव, सैडनेस, कॉमेडी, हैप्पीनेस, सब कुछ का प्रॉपर कॉम्बिनेशन यहाँ मिल जाता है। ये मानना पड़ेगा कि डीसी वाले एनिमेटेड मूवी तो बेस्ट बनाते ही हैं। अगस्त में ही डीसी की तरफ से एक और ऑसम शो पीस मेकर आई,
और सही में जेम्स गन ने क्या ही ऑसम शो बनाया है। नहीं देखे तो हाईली रिकमेंडेड है। हाँ, इस मूवी को देखने से पहले सुसाइड स्क्वाड को भी देख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं भी देखे तो फिर भी पूरा एंजॉय करोगे। ये सीरीज भी अडल्ट ऑडियंस के लिए है और कई जगह द बॉयज का थोड़ा वाइब भी मिलता है। ऊपर से जो परफॉर्मेंस जॉन सीना ने दिया है वो यार मानना पड़ेगा। सही में मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इतने सिली कैरेक्टर पे इतना अच्छा शो बन सकता है। और फिर अगस्त में आई तबाही। मैं बात कर रहा हूँ शी हल्क की, और इसी से फैंस ने लिटरली बोल दिया कि मार्वल वालों बस बहुत हुआ, क्योंकि इस साल लिटरली मार्वल में बैक टू बैक डिसअपॉइंटमेंट ही मिले हैं। शी हल्क देखने के बाद सबको लगा कि मिस मार्वल तो मास्टरपीस थी, मतलब उस सीरीज का वैल्यू लोगों को ये देखने के बाद समझ आया। मेरे लिए पर्सनली शी हल्क देखने के बाद ये फीलिंग आई कि पिछली जितनी भी मूवीज हैं सब के सब बेस्ट हैं। आप पिछला सब कुछ बुरा भूल जाओगे क्योंकि ये सीरीज इतनी बुरी है। और 9 एपिसोड्स में तो 6 एपिसोड बस फिलर हैं। ओवरऑल बेकार स्टोरी लाइन थी, एपिसोड में कुछ भी हो रहा था सही में देखा नहीं जाता। मैं तो बोलूंगा कि अभी तक नहीं देखे तो गलती से भी ये सीरीज मत देखना, या फिर देखना ही है तो फर्स्ट एपिसोड देखो और सीधे लास्ट एपिसोड देख लो। फिर अगस्त में मार्वल डीसी से हटकर एक सुपर हीरो प्रोजेक्ट आई, समैरिटन। सिल्वेस्टर स्टैलोन के चलते मैंने ये देखा था और ये भी एक एवरेज मूवी ही थी, बट सिंस उस टाइम पे पैरेलली आपका शी हल्क भी चल रहा था तो एक्सपीरियंस बेटर ही रहा। पूरे टाइम यही सोचते हुए देखा कि यार शी हल्क से तो बेटर ही है। ऑनेस्ट फीडबैक दो तो यहाँ सब कुछ सही है, बट ये मूवी मेमोरेबल नहीं रह पाती क्योंकि ऐसा कोई एपिक मोमेंट यहाँ दिया ही नहीं गया। पर हाँ, सिंस अमेज़न प्राइम पे अवेलेबल था, कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने थे तो इसलिए मैंने देख लिया, और आप लोग भी चाहो तो एक बार देख सकते हो। और यार अगर सिल्वेस्टर स्टैलोन के फैन हो तो ये मूवी देखना ही चाहिए। देन इसके बाद अक्टूबर में आई मार्वल का फर्स्ट स्पेशल प्रेजेंटेशन वेयरवुल्फ बाय नाइट, और सही में ये आप एंजॉय करते हो। रीजन ये है कि 40-45 मिनट का है, डायरेक्शन अच्छा है, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का यूज किया है, कॉमिक्स से कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, तो इन सब का बैलेंस हो जाता है और आप एंजॉय करते हो। हाँ, कई लोगों ने कंप्लेन किया था कि ब्लैक एंड व्हाइट है या फिर वीएफएक्स का यूज नहीं किया गया है, इसको लेकर वो लोग डिसअपॉइंट थे। लेकिन देखो, इसके लिए ये समझना जरूरी है कि डायरेक्टर का विजन क्या था। माइकल गियाचिनो ने खुद बोल दिया था कि ये स्पेशल प्रेजेंटेशन ट्रिब्यूट है 40s-50s के हॉरर जॉनरा का, तो ये उन्हीं ऑडियंस को केटर करता है जिनको क्रीपी टाइप एलिमेंट्स पसंद हैं। बट हाँ, जब मैंने रिव्यू किया तो कमेंट से ही पता चल गया कि मेरी ही तरह मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने इसको एंजॉय किया है एंड अप्रिशिएट किया कि मार्वल वालों ने कुछ नया ट्राई किया है। अक्टूबर में ही फिर आई ब्लैक एडम। अब ये जो मूवी आई थी इसको सबने एंजॉय किया। हाँ, स्टोरी बहुत ज्यादा बेसिक थी लेकिन एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं थी। फैंस जो एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो यहाँ भर भर के था। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा कॉमिक बुक फैंस को जरूर हुआ कि कैरेक्टर को विलन से एंटी हीरो बना दिया गया है, लेकिन इसको साइड में रखें तो ठीक ठाक मूवी थी। थिएटर में इसका एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा मिलता है क्योंकि आसपास सारे फैंस चिल्लाते रहते हैं। लेकिन इस मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन यही था कि यहाँ हेनरी कैविल के सुपरमैन का रिटर्न मिलता है। बट अब सिंस हेनरी कैविल नहीं आ रहे हैं तो भाई शायद आप ये मूवी उतना एंजॉय नहीं कर पाओ। शॉर्ट में बोलूं तो मूवी में बहुत सारे वीकनेस थी, लेकिन पोस्ट क्रेडिट में हेनरी कैविल को देखकर आप उन सब वीकनेस को भूल जाते हो और फ्यूचर के लिए एक्साइटेड हो जाते हो। लेकिन अब वो फ्यूचर है ही नहीं तो शायद ही ये मूवी आप एंजॉय कर पाओ, क्योंकि फ्यूचर में अब तो ना ही ड्वेन जॉनसन का ब्लैक एडम दिखना है ना ही हेनरी कैविल का सुपरमैन। देन इसके बाद नवंबर की फर्स्ट सुपर हीरो मूवी रही वकांडा फॉरएवर, और इस मूवी को मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने पसंद किया। रीजन वही है कि यहाँ एक इमोशनल कनेक्ट था चैडविक बोजमैन के ब्लैक पैंथर को लेकर एंड उन्हें यहाँ बहुत ही अच्छे से ट्रिब्यूट दिया गया है, तो इमोशनल मोमेंट्स के चलते आप इन कैरेक्टर से थोड़ा ज्यादा कनेक्ट कर जाते हो। देन यार एंजेला बैसेट की एक्टिंग, उनका परफॉर्मेंस टॉप नॉच था। इवन टेनॉक वर्ता ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ओवरऑल कह सकते हो कि ये मूवी पूरी तरह से चैडविक बोजमैन को एक परफेक्ट ट्रिब्यूट देती है जो कि आपको इमोशनल कर देगी। लेकिन हाँ, जो लोग फर्स्ट ब्लैक पैंथर की मूवी से उतना कनेक्ट नहीं कर पाए या न्यू व्यूअर्स जो चैडविक बोजमैन को नहीं जानते तो ये मूवी शायद उनके लिए नहीं है। यहीं पर ईयर एंड हुआ एक और स्पेशल प्रेजेंटेशन हॉलीडे स्पेशल के साथ, जहाँ सही में मैंने तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। ये आपको एक वार्म वाली फीलिंग देती है, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, इन सब की वैल्यू समझाती है, और जैसा एक हॉलीडे प्रेजेंटेशन होना चाहिए बिल्कुल ये वैसा ही था। अब देखो, इंडिया में क्रिसमस सीजन का उतना क्रेज नहीं है, बट कह सकते हो कि ये अमेरिकन कल्चर का बहुत मेजर पार्ट है, जहाँ पूरा का पूरा दिसंबर ही फैमिली एक साथ एंजॉय करते हैं। और इसी टाइम पे हॉलीवुड हमेशा क्रिसमस स्पेशल प्रोजेक्ट्स लाते रहते हैं। यार होम अलोन को ही ले लो, इतने सालों बाद आज भी वो पॉपुलर है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को बनाया ही इसलिए जाता है कि विद फैमिली सब एंजॉय कर पाए। अब ओवरऑल बोलो तो 2022 सुपर हीरो जॉनर के लिए उतना खास नहीं रहा, क्योंकि 13-14 प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 2-3 ही बहुत ही अच्छी बनी, बाकी सब एवरेज है। एंड भाई कुछ तो इतने बेकार कि पिछले 10 साल में ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं बने थे। पर्सनली मेरे लिए 2022 की बेस्ट सुपर हीरो मूवी रही द बैटमैन, और वर्स्ट में बोलूं तो थॉर लव एंड थंडर, एंड ऑब्वियसली सीरीज में तो आप समझ ही गए होंगे। बेस्ट में मेरे लिए रही मून नाइट एंड वर्स्ट में शी हल्क। आप भी अपना बेस्ट एंड वर्स्ट मूवी एंड सीरीज कमेंट में बताना, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नए साल में नए कंटेंट के साथ।
हैप्पी न्यू ईयर। द बैटमैन का मेरा रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और अवतार 3 कब आएगी ये जानने के लिए नीचे वाली। मैं फिर से नए साल में सुनाई दूंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।